कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरीफाइड बाय। देखो वेव नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर है, ये कैसे पता लगा? देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, जैसे कि अगर हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की बात करें तो दीज आर फिनोमिना जो सिर्फ वेव्स ही शो कर सकती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस शो करना स्टार्ट करे और ये आप प्रूव कर दो, दैट कंफर्म्स कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। ओके, तो डेविसन एंड जर्मर ने, दोनों फादर एंड सन थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, अब इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन्स के साथ और इसको इन्होंने एक्स रेज के डिफ्रैक्शन पैटर्न से कंपेयर किया, तो दिस वन इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर एक्स रेज, जो कि डेफिनेटली वेव्स हैं। ऐसा ही सिमिलर पैटर्न इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी आया। तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्शन शो कर रहे थे, दैट मीन्स कि इनके पास वेव नेचर थी, अदरवाइज ये इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न आना इम्पॉसिबल था। ओके, तो इट वाज वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, similar to electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of the structure of molecule। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वन ऑफ द मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, वैसे बोलते हैं न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप भी यूज किया जाता है। ओके, इफ द वेवलेंथ यूज्ड हियर इज 800 पाइकोमीटर, कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। तो देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं है। न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, राइट? यस, और उसकी वेवलेंथ, इफ द वेवलेंथ यूज हियर इज 800 पाइकोमीटर। ओके, तो वेवलेंथ यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप, पार्टिकल है उसके लिए, तो मतलब पार्टिकल का डुअल नेचर, पार्टिकल का वेव नेचर यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, राइट? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब लैम्डा आपको ऑलरेडी 800 पाइकोमीटर दिया हुआ है। यस, एच आपको पता ही होता है क्या वैल्यू है इसकी। यस, ये भी है। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी निकाल लोगे ना, बस ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। फाइन, तो आई हैव नॉट कैलकुलेटेड द आंसर, तो चारों में से जो भी आंसर आया आप एक बार कैलकुलेट करके कंफर्म कर लो, वेरीफाई कर लो। ठीक है, मतलब लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बहुत पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन देखिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इज x मीटर। ऑर्बिट की बात हो रही है, ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट है, लेट्स से दिस इज द थर्ड ऑर्बिट। ओके, अब क्या होगा? हीलियम पॉजिटिव आयन और x मीटर है, द de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट विल बी। स्टार्टिंग में जिस बच्चे ने इस तरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया ना, वो थोड़ा सा परेशान होता है। तो इसमें देखो बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी, मतलब वेव नेचर भी शो करता है, एज अ पार्टिकल वो ऐसे घूम रहा था गोल गोल। ओके, यस, तो ये टोटल सर्कमफेरेंस कितना था? 2πr। ओके, अगर वो एज अ वेव उसको हम विजुलाइज करें और लेट्स से द वेव स्टार्ट्स लाइक दिस, ये तरह से, अगर वो वेव की तरह चल रहा है कुछ इस तरह से, है ना? मतलब बहुत अच्छी ड्राइंग तो आई एम श्योर कि मेरी यहाँ पे आपको नहीं लग रही होगी, चलो ठीक है, मतलब एडजस्ट कर लो। तो ये वन वेवलेंथ हुआ, ये वन वेव, ये टू, ये थ्री। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ मैं। ऊपर, ये इतना ऊपर, फिर से इतना नीचे, नीचे जाता, कुछ कुछ ऐसा। तो होगा क्या, जहां से वो शुरू किया था उसको एग्जैक्टली वहीं पे आके वापस से शुरू होना है। नहीं तो, नहीं तो क्या होगा देखो, अगर पहले ऐसे जा रहा था, अगली बार आया ऐसे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेगा।
तो पहले अगर ऐसे जा रहा था तो घूम फिर के उसको वापस से फिर से ऐसे ही आना है, कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करना है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर ये 1 लैम्डा है, ये 2, ये 3 और ये 4, ओके 4 पे मैच कर गया, ओके 3 पे भी कर सकता था। पॉइंट जहां से शुरू होना है वहीं पे वो खत्म भी होना चाहिए। तो ये टोटल जो सरकमफेरेंस है ये n टाइम्स लेमडा के बराबर होना चाहिए। अब वो चाहे 1 लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, 4 लेमडा, तो दैट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 पाई r शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे मजे की बात ये है, जो ऑर्बिट नंबर है जैसे कि थर्ड ऑर्बिट है, बच्चे n लेमडा में n भी वही होता है जो ऑर्बिट का नंबर होता है। ओके, तो 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू 3 लेमडा, और 2 पाई आर आपको कितना दिया है, सरकमफेरेंस x, x इज इक्वल टू 3 लेमडा, तो लेमडा इज x बाय। क्वेश्चन बहुत आसान था बट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे टाइम लगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल which one will have highest velocity to produce matter wave of the same wavelength? Okay, matter wave की बात हो रही है and we know lambda is equal to h upon mv, so lambda is inversely proportional to mass, है ना? So which one will have highest velocity to produce matter wave of same wavelength? Okay. वेलोसिटी, अच्छा वेवलेंथ सेम है, ठीक है, काम करते हैं ना, सिंपल लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी कर लेते हैं। लैम्डा सबके लिए सेम है, ठीक है, एच वैसे कांस्टेंट है, तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। ओके डन, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, a stream of electrons from a heated filament was passed between two charged plates. Okay, मतलब फिलामेंट को आपने हीट किया, लेट्स सी दिस इज द फिलामेंट, इसको आपने हीट किया और इससे निकले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इट वाज पास बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास चार्ज प्लेट्स हैं, और लेट्स से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकला, आगे हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा, तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। अब ये चिंता मत करना सर ये इधर को जा रहा था आपने इधर को क्या कर दिया, ये एक सेपरेट सेटअप है, ये सेपरेट सेटअप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वो निकले इलेक्ट्रॉन को हम आगे हम चार्ज प्लेट्स के बीच में रख रहे हैं। तो जस्ट टू इंश्योर कि आपको ऐसे स्टूपिडिटी वाला डाउट ना पूछो, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेट हुआ, तो वैल्यू ऑफ एच अपॉन लेमडा इज गिवन बाय, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हम ऑलरेडी पहले डिराइव कर चुके हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ई इंटू वी, तो वैल्यू ऑफ एच अपॉन लेमडा क्या करें, तो लेमडा से कैसे रिलेट करें यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाई 2m लिखते हैं, एंड ऑल्सो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एच अपॉन लेमडा, ठीक है। तो इसलिए पी स्क्वेयर को लिख लूँगा मैं एच स्क्वेयर अपॉन लेमडा स्क्वेयर इंटू 2m इज इक्वल टू ई इंटू वी, तो आई हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एच अपॉन लेमडा, फाइन, एच अपॉन लेमडा क्या रहेगा, 2m EV का स्क्वेयर रूट, ठीक है ना, समझ आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाई 2m, ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है,
और lambda इक्वल h अपॉन एम वी, दैट इज डुअल नेचर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन, atomic masses of helium and neon are 4 and 20 AMU respectively. The value of the de Broglie wavelength of helium gas at minus 73 degrees Celsius is m times that of neon at 727 degrees Celsius. अच्छा, तो हीलियम और नियॉन के बारे में बात हो रही है, और एक की de Broglie वेवलेंथ जो है माइनस 73 डिग्री सेल्सियस पे आपको बोला है कि दूसरे से इतना टाइम ज़्यादा है। तो टेम्परेचर से क्या रिलेशन हो सकता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये तो मुझे पता है ना। तो लैम्डा का मोमेंटम के साथ इनवर्स रिलेशन है, फाइन। तो लैम्डा ऑफ हीलियम डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ नियॉन इट बी इक्वल टू एम वी ऑफ नियॉन डिवाइड बाय एम वी ऑफ हीलियम, ये होना चाहिए, ठीक है। सो एम टाइम्स, ये तो मेरे पास चलो डेटा आ गया कि कितने टाइम्स है, और हीलियम इज एम टाइम, ओके। तो ये वैल्यू आपकी एम आ जाएगी, ये रेशियो। अब इसका क्या करूँ मैं, एम वी का क्या करूँ? देखो काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वेयर बाय टू एम, अभी अभी यूज़ किया था। तो पी इज क्या हो गया, इज इक्वल टू रूट ऑफ टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है, तो इसलिए पी, अब हम मास की भी यहाँ पे वेरिएशन आ जाए, ठीक है। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस काम कर लेते हैं, मास इनटू टेम्परेचर, ये ले लें, ठीक है। चलो नियॉन के लिए क्या आ जाएगा, ये जो पी है उसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज रूट ऑफ मास ऑफ नियॉन, दैट इज 4, सॉरी नॉट 4, 20 इनटू टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितना है अभी नियॉन के लिए, 727। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, तो 727 प्लस 273, 1000 डिवाइड बाय आ जाएगा हीलियम के लिए, 4 इंटू माइनस 73 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 200। तो m की वैल्यू आ गई 5। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टेबल टेनिस हैज बॉल हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम एंड a speed of 90 मीटर per second. If speed can be measured with an accuracy of 4%, what will be uncertainty in its position? We have the formula delta x into m delta v should be greater than equal to h upon 4 pi, ठीक है। डेल्टा वी यहाँ पे दिया गया है कि 90 मीटर पर सेकंड का 4% है, मतलब जो भी आप आंसर निकालेंगे उसमें मैक्सिमम जो एरर हो सकता है वो इस वैल्यू का 4% हो सकता है, ठीक है। तो 90 का 4% कितना आ जाएगा, 90 इंटू 4/100, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। मास को हम एसआई यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻⁻² किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। मास आ गया 10⁻⁻² किलोग्राम। अब सिंपली आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे एंड डेल्टा एक्स ऑन कैलकुलेशन विल कम आउट टू बी सेकेंड ऑप्शन 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट वन, for an electron moving in third orbit of helium positive ion, the product of uncertainty in position and momentum cannot be, अच्छा जी, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव है, ठीक है। क्या करेंगे हम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इससे कोई मतलब है हमें कि थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा था, किस में घूम रहा था, नहीं, इससे मतलब अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का, ये एच अपॉन 4 पाई किया तो बराबर है, उसे बढ़ाओ तो एच अपॉन 4 पाई, हाँ ये तो हो सकता है ना, इट कैन बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, हाँ। क्या ये एच अपॉन 2 पाई हो सकता है? एच अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा, इट विल बी स्मॉलर देन एच अपॉन 4 पाई।
नहीं सॉरी, इट विल बी, हाँ इट विल बी डबल ऑफ एच अपॉन 4 पाई। ठीक है चलो ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि एच अपॉन 4 पाई से बड़ी वैल्यू आ रही है। एच अपॉन पाई, हाँ ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा। एच अपॉन 6 पाई ये नहीं होगा क्योंकि एच अपॉन 6 पाई एक्चुअली स्मॉलर देन एच अपॉन 4 पाई। एनीथिंग विच इज लेसर देन एच अपॉन 4 पाई विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। एनी वैल्यू which is less than h upon 4 pi isn't acceptable. Okay. Next one, the graph between psi square, psi mod square and radial distance is shown below. बताया आपको, ये सिखाया हुआ है कैसे करना है। ठीक है, अब ग्राफ क्योंकि ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली एस का ग्राफ है ये, और ये एक बार जीरो को टच कर रहा है, मतलब एक बार रेडियल नोड वहां पे आ रहा है। तो बच्चे कौन सा एस होता है जिसमें एक रेडियल नोड आता है? 2s, क्योंकि 1s में 0 रेडियल नोड, 2s में 1, 3s में 2 रेडियल नोड्स। ओके, तो ये 1s हो गए, सिंपल। नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये ना साई का है। साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई इज जस्ट वेव फंक्शन। हाँ, साई स्क्वायर आप ले लेंगे देन इट बिकम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अभी जैसे ये आपका पॉजिटिव साइड है, ये आपका नीचे चला गया, नेगेटिव में चला गया, साई स्क्वायर कर दूंगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, राइट। अब साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रही है? इन एरियाज में, ये जो पीक वाला एरिया है, एम्पलीट्यूड जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ओके, तो द ए रीजन ए एंड सी। अब आप ये मत बोलना कि सर सी तो यहाँ पे डाउन है, नेगेटिव में है वो, क्योंकि साई हम ले रहे हैं ना यहाँ पे। okay? तो मोमेंट आप साई स्क्वायर कर लेंगे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सी रीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो इन द रीजन ए एंड सी प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गेटिंग फाउंड इज ऑल्सो हायर। नेक्स्ट वन, श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे और काफ़ी बच्चे इनमें एकदम से परेशान हो जाते हैं कि सर क्या करना है। तो पुराना क्वेश्चन है ये, बट ठीक है, लर्न करने के लिए कैसे करना है वो समझ लो आप इससे। श्रोडिंगर इक्वेशन दी है आपको, पहली बात क्योंकि यहाँ पे कोई एंगुलर कंपोनेंट आपको नहीं दिख रहा, थीटा फाई साइन कॉस कुछ नहीं दिख रहा, तो प्रॉब्ली ये एस के लिए डिफाइंड होगा, क्योंकि डी वगैरह के एफ के तो हम नहीं पढ़ते, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और उनका वैसे भी एंगुलर कंपोनेंट होता है। एस ही है जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल, उसको कोई एंगुलर कंपोनेंट नहीं होता। तो पहली बात तो ये एस के लिए होगा, तो ये नहीं भी दिया होता 2s तब भी हम समझ सकते थे कि एस के लिए है। फाइंड द लोकेशन ऑफ रेडियल नोड। ठीक है बॉस, नोड पे क्या होता है? नोड इज अ प्लेस वेयर साई स्क्वायर बिकम 0। यस, अब बच्चे साई स्क्वायर करो, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर लो, ये वाला कंपोनेंट कभी 0 हो पाएगा क्या? नहीं, है ना, दिस कैन नेवर बी 0। आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, जो मर्जी कर लो। हाँ, इस वाले सेक्शन में द मोमेंट दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज 0 व्हेन 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट इज 0, साई स्क्वायर विल बिकम 0। मतलब 2 इज इक्वल टू आर अपॉन ए नॉट, और आर इज 2 ए नॉट, तो इस आर की वैल्यू पे नोड मिलेगा। आ गया ना आंसर, लोकेशन ऑफ रेडियल नोड, दिस इज द लोकेशन। तो सर अगर कई बार इससे डिफरेंट इक्वेशन आए तो, कई बार आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, मे भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक होगी, उसको सॉल्व करोगे आर की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, आर की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 2 रेडियल नोड्स आ गए। और अगर एक वैल्यू उसमें से में भी नेगेटिव आ रही है या ऐसी वैल्यू आ रही है जो आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ तो नोड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, तो फिर उसको इग्नोर कर देना, एक ही आएगा। समझ गए? ऐसा होता करना होता है सिंपल, इसी इक्वेशन को आपको इक्वल टू 0 कर देना होता है, बस स्क्वायर करके। नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप।
सम ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड ऑफ ऑल द ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 4। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए बात करें, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p4, डन। तो क्या होगा? सारे रेडियल और एंगुलर नोड्स। अच्छा, 1s की बात करें बच्चे, तो 1s के लिए रेडियल नोड कितने हैं? रेडियल नोड और ये आ गया एंगुलर नोड। ठीक है, 1s के लिए रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड 0, क्योंकि l की वैल्यू 0 है। 2s के लिए कितना आ जाएगा? रेडियल नोड 1 आ जाएगा, एंगुलर नोड l के बराबर होते हैं, l 0 इसका 0। 2p के लिए, अच्छा, ऑफ ऑल द ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स बोला हुआ है। ठीक है बेटा, ऑल द ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में 2p में 2p, देखो इस तरह से, ये आपका 2p4 है। ठीक है, तो बेसिकली तीनों ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड तो हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 2px के लिए, 2py के लिए, 2pz तीनों को सेपरेट लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए एंगुलर नोड 1 आएगा, इसके लिए एंगुलर नोड 1 आएगा, इसके लिए एंगुलर नोड 1 आएगा। व्हाट अबाउट रेडियल नोड? रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस वन, क्योंकि 2p है, 2 माइनस एल की वैल्यू 1 है, माइनस 1 0। तो 2p वालों में सब में रेडियल नोड 0 होंगे और एंगुलर नोड टोटल 3 होंगे, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल का एक 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 एंगुलर नोड आएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए बच्चे? टोटल 4 हो गए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, electronic configuration of oxygen atom is 1s2 2s2 2p4. The number of radial and angular node for orbital is n minus l minus 1 and l respectively. फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है और इसी फॉर्मूला से हमने स्टेटमेंट 1 के लिए आंसर वेरीफाई भी किया। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, बिकॉज दैट इज टेलिंग अस, स्टेटमेंट 2 बता रहा है कि भैया ये वाला फॉर्मूला और इसको यूज करके आप स्टेटमेंट 1 को चेक कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं है। Both S1 and S2 are correct and S2 is correct explanation for S1. नेक्स्ट, अब देखो मैं पीछे आपको एग्जांपल दे ही रहा था कि क्वाड्रेटिक आ सकती है। तो वेव फंक्शन फॉर एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन और आयन इज, यहाँ पे देखो रेडियल और एंगुलर सारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये कंप्लीट वेव फंक्शन है। रेडियल कंपोनेंट भी है और साथ में एंगुलर कंपोनेंट भी है। फिर सिग्मा इज इक्वल टू 2z r अपॉन ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो ये सिग्मा के एक्सप्रेशन में दिया हुआ है और सिग्मा इज इक्वल टू दिस cos थीटा एंड ऑल। नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स फॉर द ऑर्बिटल, बताइए। चारों ऑप्शन सॉल्व करनी है, तो ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें एक ही जगह सॉल्व करने को मिलेंगी, तो अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड, देखो रेडियल नोड कितने आएंगे? एक तो ये सिग्मा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लो फॉर रेडियल नोड। एक तो आपका सिग्मा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्या रहेगा, और एक का सिग्मा स्क्वेयर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12, इसको 0 कर लो। तो ये क्वाड्रेटिक ऐसे दो वैल्यूज आएंगी, ये एक वैल्यू आएगी, तो टोटल आई थिंक यहाँ 3 वैल्यू आ जाएंगी। गिव्स 3 वैल्यूज ऑफ सिग्मा विच विल गिव 3 वैल्यूज ऑफ आर, जिस पे वो 0 हो रहा होगा। तो रेडियल नोड यहाँ पे 3 आ गए, रेडियल नोड आ गए 3। और व्हाट अबाउट एंगुलर? एंगुलर नोड कितने हैं? तो बस यही है आपका एंगुलर वाला कंपोनेंट cos थीटा। ठीक है, तो कितनी बार 0 हो सकता है? ये एक ही वैल्यू पे 0 होगा, है ना? बस cos 90 इज 0। तो दैट मीन्स कि एंगुलर नोड आपके पास सिर्फ एक आएगा।
ओके, नाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, अच्छा जी, कौन है ये जिसके रेडियल नोड 3 आ रहे हैं, एंगुलर नोड 1 आ रहा है, मतलब एल की वैल्यू 1 है, मतलब पी है ये पक्का, ठीक है, और एन -1 इज पी। एन की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली बात है 5, इसलिए एन -1 पी आ रहा है और एल की वैल्यू 1 आ रही है, एन 5 आ गया, तो 5p। If theta is the angle measured from z axis, then the orbital should be, theta is the angle measured from z axis, ये आपकी z axis आ जाएगी, ये x आ गई, ये y आ गई, तो थीटा ऑर्बिटल की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, फिर ये पी जेड होना चाहिए, क्योंकि z के लॉन्ग अगर ये ऑर्बिटल हुआ तभी तो आप इससे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, नोड मिलेगा, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज z एक्सिस, अगर ये आपका पी जेड होता, इस एक्सिस पे तो आपको नहीं मिलता, 0 डिग्री पे तो आपको नहीं मिलता, 0 डिग्री पे आपको कॉस 0 पे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, फिर जैसे जैसे आपका थीटा 0 से 90 डिग्री की तरफ चलेगा ऐसे जाओगे, और यहाँ पे आओगे 90 डिग्री पे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलने वाला, राइट। तो थीटा 0 पे मैक्सिमम आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही है इलेक्ट्रॉन की, और 90 पे 0 हो जा रही है, तो ये फिर यही इंडिकेट करता है कि जो लोब्स हैं पी ऑर्बिटल के, वो जेड एक्सिस के लॉन्ग लगे हुए हैं, तो ये पी जेड होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस इज, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, आपको ये जो वैल्यूज यहाँ से निकलेंगी ना, सिग्मा की 3 वैल्यूज, जो 3 वैल्यूज जो आर निकलेंगी, आप वो देखो उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है। आई थिंक सबसे बड़ी वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 3a0/z। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, आसान है, क्वाड्रेटिक ही तो सॉल्व करनी है आपने। चलिए नेक्स्ट वन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम psi is proportional to e raised to power minus t upon a naught, ठीक है। What is the probability, what the ratio of probability of finding the electron at the nucleus to the probability of finding the from to the probability of finding it at a naught, okay, a ratio of probability of finding the electron at the nucleus। क्या करेंगे, अरे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, साई प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर, मतलब कोई ना कोई वेव फंक्शन वाली इक्वेशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको सॉल्व करके फिर 2 की रेशियो लेनी पड़ेगी, वहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक न्यूक्लियस पे और एक ए नॉट पे। बात तो सही है, लग तो रहा है कॉम्प्लेक्स, क्या करें। फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे, अब ये भी ना, इसको इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक गलती भी हो सकती है, एक बार क्वेश्चन अच्छा है तभी आपको बता रहा हूँ। एट द न्यूक्लियस में आपको लगता है कि मे बी, अच्छा न्यूक्लियस के सरफेस के बाहर है, एट द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलता, मतलब न्यूक्लियस के जस्ट जस्ट बाहर मिलता है वो। हम ये जो ग्राफ देखते हैं, इट डजेंट एक्चुअली स्टार्ट, बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं होता वो, इट स्टार्ट्स लाइक दिस, वेरी क्लोज टू आर इज इक्वल टू 0, बट नॉट एट आर इज इक्वल टू 0। तो एट द न्यूक्लियस जब हम क्वेश्चन के सेंस में इसको देखेंगे, तो हेयर देयर इज 0 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं मिलेगा, उसके जस्ट बाहर, थोड़ा सा बाहर उससे, वहाँ से मिलना स्टार्ट होगा, वहाँ पे उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ओके। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड, अब देखो 0 डिवाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, तो ये एक्चुअली ट्रिक क्वेश्चन था, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना था, ये था कि 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो आपको सोचना ही नहीं है कि आगे क्या होगा, आई किसके प्रोपोर्शनल है किसके नहीं है, ठीक है, तो ट्रिक क्वेश्चन था ये। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सेप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, अच्छा,
क्योंकि ऑब्वियस बात है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे न्यूक्लियस से तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बट यू डोंट कॉल दैट एज नोड, है ना। उसको नोड नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो तो ऑब्वियस बात है यार, कितना दूर तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है। इट कैन बी जीरो फॉर वन एस ऑर्बिटल। वन एस ऑर्बिटल के लिए जीरो हो सकता है क्या ये? नहीं, वन एस में देयर इज नो नोड, है ना। वन एस के लिए जब कोई नोड है ही नहीं तो वहां पर आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो कैसे होती है वन वन एस ऑर्बिटल के लिए? नहीं होगी। कैन बी नेगेटिव फॉर टू पी, ये भी गलत है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नेगेटिव हो नहीं सकती। कैन बी जीरो फॉर थ्री पी, यस। थ्री पी के लिए आपके कितने रेडियल नोड आएंगे? थ्री माइनस वन दैट इज वन। और एक इसका एंगुलर नोड भी आएगा। हाँ, उन पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो जाएगी, दैट इज ट्रू। इट कैन नेवर बी जीरो फॉर टू एस, नहीं, टू एस में भी एक रेडियल नोड आता है ना, तो उस रेडियल नोड पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो तो होगी। नेक्स्ट वन, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। अब देखिए ये ना जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और मैं हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा होता है, सॉल्व किया होता है, बट आई लाइक आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट माई वे। मे बी कहीं आपने वो पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। जब आपको मैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स समझा रहा था और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हमने क्या बात की थी कि एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन। वन एस की एनर्जी सबसे कम है, फिर टू एस हो टू पी हो दोनों की बराबर होती है, उसके बाद चाहे थ्री एस हो थ्री पी हो थ्री डी हो सबकी बराबर होती है। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है, जो आपको एक्चुअली एडवांस लेवल की कहानी यहाँ पे बताई गई है, पर हमें इसमें नहीं घुसना है। हमें ये यहाँ से स्टार्ट करना, द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n is equal to 3, ये n is equal to 3, हाइड्रोजन एटम इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये फिलिंग ऑर्डर यूज करेंगे। बच्चे जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, मतलब n इज इक्वल टू 3 है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट आ गई, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई, और ये आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आ गई। बेटा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d के 5 ऑर्बिटल, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9। 9 के 9 जो ऑर्बिटल हैं वो डीजेनरेट है, यस। ये तो लिखा है उन्होंने, द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 9, कि भैया 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल वहां पे होंगे, इससे उसकी डीजेनरेसी 9 है। ओके, ये लिखा था इस स्टेटमेंट में। while the degeneration of the second excited state of H negative, H negative is not a single electron system, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी n प्लस एल रूल पे डिपेंड करती है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s, इस तरह से। तो अगर ये आपकी ग्राउंड स्टेट है और ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी है बच्चे यहाँ पे? 2p। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या आंसर क्या आ गया? 3। तो ये एनर्जी का जो ये ट्रेंड था सिंगल इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड, और ये जे एडवांस का क्वेश्चन था, ब्यूटीफुल। और ये कहानी एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट वन। The following sets of quantum numbers represent 4 electrons in an atom. Okay, N4L1 मतलब ये 4p सब शेल के अंदर है। ओके, ये भाई साहब 4s वाले हैं, ये 3d वाले हैं, और ये 3p वाले हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी? फिर इनमें से ये देखो, 4p का जो n प्लस एल है वो कितना है? 5। इसका n प्लस एल कितना है? 4। इसका n प्लस एल कितना है? ये भी 5। इसका n प्लस एल कितना है? 4। तो 5 बड़ी वैल्यू है। इनमें भी जिसका n बड़ा है वो कौन सा है? ये। ठीक है, तो 1 सबसे आगे आएगा। एनर्जी का ट्रेंड अगर हम देखें
1 सबसे आगे, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 की वैल्यू 4 है, तो इसमें जो हायर वैल्यू n वाला है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि n प्लस एल रूल की वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो n को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो 1 3 2 4 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल ये बोलता है कि बॉस एक एटम के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। पहले वाले में देखें तो पहले वाले में क्या हुआ है, ये भरा था, उसके बाद उन्होंने पी की फिलिंग स्टार्ट की, तो पी में ना पहले सिंगल सिंगल भरने चाहिए थे, उसके बाद पेयरिंग होनी चाहिए थी, तो ये पॉलीज को नहीं, ये हंड्स रूल को वायलेट करता है। हंड्स रूल ने बोला कि भाई साहब पहले सिंगल सिंगल कमरे में जाओ यार, तुम लोग पहले से पेयरिंग करना स्टार्ट करके। ठीक है, सेकंड वाला ये भी क्या कर रहा है, हंड्स रूल को वायलेट कर रहा है। क्यों? उसने बोला यार पैरेलल स्पिन में रहो ना, ये अप है ये डाउन है और ये अप है, तो ये एंटी पैरेलल स्पिन हो गए। ये वाला पॉलीज रूल को वायलेट करता है। Why? क्योंकि दोनों एक ही ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन लेके बैठे हैं, तो अगर इसका भी प्लस हाफ है और दूसरे का भी प्लस हाफ है, क्या होगा, we will have 2 electrons having same set of all 4 quantum number, जो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मतलब सॉरी थर्ड ऑप्शन इज वायलेशन ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन, ऑफ पावर रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि पहले लोएस्ट एनर्जी को भरो उसके बाद अगले लेवल पे जाओ। पहले वाले को देखें तो ये हंड्स रूल वायलेशन है। क्यों? क्योंकि पहले तीनों सिंगल सिंगल भरने थे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होनी थी। दूसरा वाला देखें तो ये तो कोई वायलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा, ये करेक्ट है बिल्कुल। थर्ड वाला देखें ये भी पॉलीज, क्यों भैया पॉलीज क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों सेम स्पिन में आ गए, और डी वायलेट्स हंड्स रूल, ऑफ बाउ रूल। क्यों? क्योंकि लोअर एनर्जी भरा नहीं उससे पहले अगले ऑर्बिटल भरना शुरू हो गए। नेक्स्ट वन, molybdenum atom in its ground state has 4d5 5s1 configuration and silver atom has 4d10 5s1। मतलब ये हाफ फिल्ड हुए हैं ना, ये एस भरा नहीं फिर भी डी हाफ फिल्ड हो गया, एस भरा नहीं फिर भी डी फुल्ली फिल्ड हो गया, तो एक्चुअली ये S2d9 की जगह S1d10 कर रहा है और S2d4 की जगह S1d5 कर रहा है। ओके, क्यों कर रहा है ये? ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले। क्यों मिलेगी स्टेबिलिटी? क्योंकि जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन और फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री एंड देयर हायर एक्सचेंज एनर्जी, दे आर मोर स्टेबल। So a shell which is half filled or completely filled is particularly strongly exchanged, stabilized, exchange energy उसकी हायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a D shell containing 4 unpaired electrons can exchange how many electrons? So this is about exchange energy। तो ये आ गया डी सब शेल। अब यहाँ पे अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सारे सारे पैरेलल स्पिन में होंगे एज पर हंड्स रूल। नाउ अब देखिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों के साथ अपना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकता है। पहले वाले के लिए 3 एक्सचेंज आ गए। देन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो पहले के साथ तो हम एक्सचेंज उसका काउंट कर ही चुके हैं, तो वो अगले 2 के साथ एक्सचेंज कर पाएगा, 1 2। एंड जो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है अब ये एक एक्स्ट्रा एक्सचेंज यहाँ पे करेगा। ओके, तो टोटल हमारे पास आए 6 एक्सचेंजेस। ठीक है, तो आंसर आ गया यहाँ पे 6।